नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपनी जो बीएसएससी के लिए क्लासेस चल रही थी उसके अंतर्गत हमने आपके चौहान वंश पढ़े थे। अजमेर के चौहान वगैरह हमने पढ़े थे और राजपूतों की उत्पत्ति हमने पढ़ ली थी। अब चौहानों के अंदर ही अपन बात करेंगे कि जिस प्रकार वो चौहान वंश समाप्त हो गया था, उसके बाद रणथंभौर के चौहानों का उदय हुआ था। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। देखो, बहुत ही अच्छा एक शासक आएगा इसके अंतर्गत, वही इंपॉर्टेंट है, उससे ही बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है आपके लिए। अपन बात करेंगे उसके अंतर्गत। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रणथंभौर के चौहान। क्या रहेगा? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। देखो, रणथंभौर के जो चौहान थे ना, मैंने जब आपको चौहान वंश पढ़ाया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तब मैंने बताया था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद थर्ड। क्या नाम था? गोविंदराज। ठीक है ना। उसी गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी ये? रणथंभौर के अंदर। क्योंकि मैंने जब आपको ये स्टोरी बताई थी कि पृथ्वीराज चौहान की जब बंदी बना लिया जाता है, तब उसके पुत्र है वो कहाँ चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है। और रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ये कब की जाती है उसके अंदर भी अच्छा सवाल बन सकता है। तो 1194 ईस्वी के अंदर कब स्थापना की जाती है? 1194 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर। किसके द्वारा? गोविंदराज चौहान के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? चौहान वंश की स्थापना की जाती है। देखो, ये चीज़ आई। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ कि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जौहर किया जाता है। ठीक है ना, कि जब स्त्री व पुरुष, ठीक है ना, उनके द्वारा जो जौहर किया जाता है, युद्ध होता है, युद्ध के अंदर किसी राजा की हार हो जाती है। क्षत्रियों के अंदर एक कहावत थी कि यदि क्षत्रिय राजा जो युद्ध के अंदर हार जाता था तो वो तो युद्ध के अंदर केसरिया साफा पहन के जाते, और केसरिया क्या करते थे, और जो महिलाएं होती थी वो जौहर किए जाती थी। और जब केसरिया व जौहर दोनों साथ में होता था उसे साका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साका कहा जाता था। और अपन बात करेंगे कि पुरुषों के द्वारा जो जौहर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जम्मत कहा जाता है। ये भी नोट डाल के लिख लेना आप कि पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जौहर, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जौहर, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जौहर जम्मत कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मत कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मत कहलाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो जौहर है वो क्या कहलाता है? जम्मत कहलाता है। और विष्णुओं के द्वारा जो जौहर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खड़ाना कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को ये याद रखना है कि पुरुषों के द्वारा जो जौहर किया जाता है उसे जम्मत कहा जाता है। फिर अपन बात करेंगे कि रणथंभौर के अंतर्गत किन किन प्रकार की जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है ना, कि सर्वप्रथम जो आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था आपके जलालुद्दीन खिलजी। अब अपन बात करेंगे कि रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी कुंजी किसे कहा जाता था? तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था झाइन दुर्ग को। किसे कहा जाता था? झाइन दुर्ग को। तो अपन ये लिख सकते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता था? झाइन दुर्ग को कहा जाता था। किसे? झाइन दुर्ग को। अब देखो होगा क्या? जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पर आक्रमण करता है उससे पहले ये झाइन दुर्ग को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? झाइन दुर्ग को। लेकिन रणथंभौर का किला वो जीत नहीं
पाता है। तो अपन लिख सकते हैं सीधी सी बात, ये चीज़ आपने लिख ली होगी, बताता हूँ मैं आपको पूरे विस्तार के साथ। देखा, एक नक्शे के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये था आपका रणथंबोर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर फोर्ट, ठीक है ना। और इसके ही पास यहाँ पर क्या बना हुआ है? जैन दुर्ग। क्या बना हुआ है? जैन दुर्ग। जैन दुर्ग, कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जैन दुर्ग। अब यदि इस रणथंबोर के दुर्ग पर कंट्रोल स्थापित करना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो आपके जलालुद्दीन खिलजी, मैं यहाँ पे जेके लिखता हूँ, क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ पर रणथंबोर का शासक था हमीर। कौन था? हमीर, ठीक है ना। अब जेके के द्वारा कहाँ पर अटैक किया जाता है? जैन दुर्ग पर अटैक किया जाता है और जैन दुर्ग पर क्या कर लिया जाता है? अपना कब्जा स्थापित कर दिया जाता है। अब जैन दुर्ग पर कब्जा स्थापित कर दिया और वापस वो कहाँ पर आता है? रणथंबोर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए आता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। अब सफलता नहीं मिलती है तब ये कहता है कि मैं ऐसे दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है ना, कि मेरे मुसलमानों के जो सैनिक है उनके बाल के बराबर भी मैं इस दुर्ग को नहीं समझता। कौन कहता है? आपके जेके। वही सीधी बात है, अब जीतोगे नहीं तो सीधी बात है, ऐसी बातें करोगे तो जीता ही नहीं, तो उसने ऐसी बात की, वापस चला गया। इसके अंदर तो इसको जीत हासिल नहीं हुई। अपन रणथंबोर दुर्ग की थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर एक स्थित है नौलखा दरवाज़ा। क्या स्थित है? नौलखा दरवाज़ा। क्या स्थित है? नौलखा दरवाज़ा। और क्या है? यहाँ पर हमीर ने अपने पिता की याद के अंदर 32 खम्भों की छतरी बनाई थी, तो उसे कहते हैं न्याय की छतरी। क्या स्थित है? न्याय की छतरी, 32 खम्भों की। कितने खम्भों की है? ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर स्थित है? रणथंबोर दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और ये उसके पिता थे जत्र सिंह की याद में बनाई थी। किसकी याद में? जत्र सिंह की याद में। जत्र सिंह की याद में किसने बनवाई थी? हमीर ने। ये चीज़ हो गई। अब देखो हुआ क्या था कि रणथंबोर दुर्ग का समाप्ति हो गई थी, हमीर को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं। देखो आगे बात करते हैं थोड़ी सी और हमीर के बारे में बात करते हैं। हमीर था, हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 17। उसमें से 16 युद्ध को इसने जीत लिया था, ठीक है ना। 17वें युद्ध के अंदर वो हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जो रणथंबोर दुर्ग है उसके बारे में आपके अबुल फजल क्या कहते हैं? कौन? अबुल फजल कहते हैं कि बाकी सब दुर्ग तो क्या है? बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, ये कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद दुर्ग है। तो रणथंबोर दुर्ग कैसा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद। ठीक है, कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद दुर्ग है, ठीक है ना। कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद दुर्ग है। यहाँ पर कोई भी आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता और इसको जीत हासिल नहीं कर सकता। अब देखो आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या कि 1296 के अंदर अब आक्रमण करेगा आपके कौन? रणथंबोर के अंदर एके। अब आक्रमण किस लिए किया जाता है उसके द्वारा? ऐसा कहा जाता है, एक कारण तो ये कहा जाता है कि ये अपने जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनको क्या करना चाहता था कि उनकी पराजय हो गई थी, वापस वो उस पराजय का बदला लेना चाहता था। और भी बहुत सारे कारण आते हैं। तो 1296 के अंदर ये आक्रमण करता है, लेकिन इसको सफलता हासिल नहीं होती है, ठीक है। और 1296 के अंदर ये आक्रमण करता है तो रणथंबोर क्या जो हमीर होता है, हमीर अपने 2 सेनापति भेजता है। एक का नाम होता है भीम सिंह और एक का नाम होता है धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह। कौन होता है? भीम सिंह व धर्म सिंह, ठीक है ना। और जो एके के जो सेनापति होते हैं उलुग खां और नुसरत खां। एके के जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? उलुग खां व नुसरत खां। नुसरत खां, ये 2 किसके सेनापति होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। और ये 2 सेनापति किसके हैं? हमीर के। किसके हैं? हमीर के। युद्ध होता है और
अलाउद्दीन खिलजी की इसके अंदर क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है ना। इनके बीच जो 1296 के अंदर युद्ध होता है उसको कहते हैं हिंदुवान घाटी का युद्ध। हिंदुवान घाटी का युद्ध। कौन सी घाटी का युद्ध? हिंदुवान घाटी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना। कौन सा युद्ध होता है? हिंदुवान घाटी का युद्ध होता है, जिसके अंदर किसकी? हमीर की जीत होती है। लेकिन जैसे ही हमीर जीतता है तो ये क्या करते हैं कि भीम सिंह वगैरह होता है वो वापस आने की कोशिश करता है। धर्म सिंह तो वापस आ जाता है, भीम सिंह वहीं रुक जाता है। पीछे से भीम सिंह की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कर दी किसकी? भीम सिंह की। किसकी? भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वापस उलुग खां के द्वारा हमला किया जाता है और भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आगे अपन और बात करेंगे जब इसका लास्ट अटैक होगा। किसका? आपके अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो होता क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर क्या लिखता हूँ? हमीर। कौन था? हमीर। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। अब ये युद्ध होगा आपके 1301 ईस्वी के अंदर। कब होगा? 1301 ईस्वी के अंदर। 1301 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है और युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या होता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एके के द्वारा मालवा पर हमला किया गया था वह इसके दो प्रमुख सहयोगियों ने वहां से प्राप्त धन के लिए आपस में झगड़ा हो गया था। इस कारण दो प्रमुख सेनापति, ठीक है ना, एक तो था मोहम्मद शाह और एक था केहब्रू। वह मोहम्मद शाह हमीर के पास आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हमीर के पास। देखो हुआ क्या कि एके के द्वारा मालवा पर अटैक किया गया था और दोनों के बीच में क्या होता है, इसके जो सेनापति होते हैं उलुग खां, नुसरत खां और प्रमुख सेनापति केहब्रू व मोहम्मद शाह के बीच में क्या हो जाता है, जो धन के बंटवारे के लिए क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और इस झगड़े की वजह से जो महमूद शाह और केहब्रू क्या होते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, धन वगैरह सब लूट लेते हैं और हमीर के पास आ जाते हैं। अब हमीर फेमस होता है आपके शरणागत रक्षा के लिए। किसके लिए फेमस है? शरणागत के लिए। शरणागत रक्षा हेतु प्रसिद्ध। कौन प्रसिद्ध था? हमीर। कि कोई भी व्यक्ति यदि हमीर के पास आ जाए तो हमीर उनकी क्या करता था? रक्षा करता था। और हिंदुओं के अंदर ये पुराने टाइम से प्रचलित है कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास आ जाएगा तो हिंदू राजा उनकी क्या करते थे? मदद करते थे। ठीक है। इसके लिए हमीर के लिए एक शानदार सा दोहा आता है, सुनना आप, कि ऐसा कहा जाता है कि हमीर शरणागत की रक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था और इसी शरणागत की वजह से उसको युद्ध के अंदर क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा था। देखो उसके लिए एक अच्छा सा दोहा आता है, सुनना आप। सिंह समन सतपुरुष वतन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि सिंह समन सत्पुरुष वचन की जो सत्यवादी व्यक्ति होता है उनके वचन सिर्फ एक बार ही बोले जाते हैं और वो वचन इतने दृढ़ संकल्पित होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको सुनता ही रह जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो एक
महिला होती हैं उसको जीवन में हल्दी भी एक बार ही लगती है, उसी प्रकार हमीर भी कैसा था, हठी व्यक्ति था कि उसने जीवन के अंदर यदि हट धारण कर ली तो वो कभी पीछे हटता नहीं था। और उसी प्रकार से उसने किसकी मदद की, के हब्रू व मोहम्मद शाह की, ठीक है ना, इन दोनों की उसने क्या की थी, मदद की थी। इसके लिए हमीर को हट्टी हमीर भी कहा जाता है कि हट के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था, तो हमीर प्रसिद्ध था। ऐसा सवाल आपसे पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है। देखो आगे अपन और बात करेंगे कि किस प्रकार से फिर एक के द्वारा अटैक किया जाता है। देखो अब क्या किया जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर हमला किया जाएगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। 1301 के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर अटैक किया जाता है और इस युद्ध में हमीर की हार होती है। किसकी हार होती है, हमीर की। जो 1301 के अंदर युद्ध होता है उसके अंदर हमीर की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। देखो और हार होती है, उसके साथ ही जो इसकी रानी होती हैं, इसकी पत्नी क्या नाम था, रंग देवी। क्या नाम था, रंग देवी व पुत्री पद्म देव। जो इसकी पत्नी रंग देवी व उसकी पुत्री पद्म देव के द्वारा जौहर किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि पद्म देव के द्वारा यहाँ पर जल जौहर किया गया था। क्या किया गया था, जल जौहर। अब यहाँ से सवाल बनता है कि हमको पहले जौहर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसलमेर दुर्ग के अंदर मिलते हैं लेकिन अभी प्रमाणित नहीं है। लेकिन जो पहले जौहर हुआ था, जो प्रमाणित है, वो कौन सा हुआ था, रणथंभौर का जौहर हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि हमीर की युद्ध में पराजय हुई और हमीर ने अपना सिर वगैरह काट के किसको सौंप दिया, अपने जो शिव के आगे अपना सिर रख दिया और हमीर इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाता है। और जो आपके अबुल फजल आते हैं वो कहते हैं कि कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, ठीक है ना, कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया, ठीक है ना। ये होता किसके कारण है कि हमीर के दो एक विश्वासघाती सेनापति होते हैं, रणमल और रतिपाल, ठीक है ना। इनके द्वारा विश्वासघात किया जाता है जिसकी वजह से हमीर को युद्ध के अंदर शामिल युद्ध करना पड़ता है और उसे पराजय का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो हमीर के पास आते हैं मोहम्मद शाह और के हब्रू, उनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हाथियों से कुचलवा दिया जाता है। और मोहम्मद शाह से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो मोहम्मद शाह बड़े ही शानदार तरीके से जवाब देते हैं। कहते हैं कि यदि हमीर के वंशज से कोई भी जीवित है तो मैं चाहूँगा कि उसको राजा बना दिया जाए, ठीक है ना। तो जब आप किसी की मदद करोगे ना तो वो व्यक्ति भी आपके लिए हमेशा अच्छी ही सोच उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके रणथंभौर के चौहान होते हैं ख़त्म। एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको हमीर के बारे में कि हुआ क्या था कि जब 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर अटैक किया जा रहा था, उस समय जो प्रमुख द्वारपाल थे जिनका नाम था रणमल व रतिपाल, रणमल और रतिपाल के द्वारा क्या किया जाता है कि विश्वासघात कर दिया जाता है। और विश्वासघात इसलिए किया जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया था कि इस प्रकार से तो हम इस दुर्ग को जीत नहीं पाएंगे। इसके लिए वो क्या करता है, वो जो रणमल और रतिपाल है उनको क्या करता है, रिश्वत देने की कोशिश करता है। कहता है कि आपको राजा बना दिया जाएगा, और रणमल और रतिपाल उसके अंदर मिल जाते हैं। और वो करते हैं कि जो जलाशय वगैरह होते हैं रणथंभौर किलों के अंदर, उसके अंदर वो गाँव का जो गाय होती है ना, गाय का रक्त वगैरह उसके अंदर मिला देते हैं। और हिंदुओं के अंदर गाय को पवित्र माना जाता है, तो उसके रक्त का पानी किस प्रकार से पी सकते हैं। तो आखिर में एक ही जो चारा बचता है वो क्या होता है, युद्ध। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर किसकी, हमीर की हार हो जाती है। इस प्रकार से एक इतना शक्तिशाली शासक की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। आपको इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊँगा कि हमीर के दरबार में प्रमुख इतिहासकार थे, उनके द्वारा जो 2-3 किताबें लिखी गई थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये मिटा देता हूँ मैं आपको, 2-3 किताबें इसकी इंपॉर्टेंट है। हर
दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना। उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली तो आती है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य सबसे पहले कौन सी है, हमीर महाकाव्य। दूसरी आती है हमीर रासो, हमीर रासो। देखो महाकाव्य मतलब हमीर की पूर्ण जीवनी के ऊपर लिखी हुई, ठीक है। और एक आती है हमीर हट, हमीर हट, हमीर हट, ठीक है ना। महाकाव्य की महाकाव्य किसके द्वारा, नयचंद्र सूरी के द्वारा। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई थी, नयचंद्र सूरी के द्वारा, नयचंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, नयचंद्र सूरी के द्वारा। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, सारंगधर के द्वारा। किसके द्वारा, सारंगधर के द्वारा। और हमीर हट, हट किसने धारण की थी, चंद्रशेखर ने। तो किसके द्वारा लिखा गया था हमीर हट, चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं तीनों के तीनों, याद रखनी है आपको। हमीर महाकाव्य, महाकाव्य किसने लिखा, नयचंद्र सूरी, ठीक है ना। महान महाकाव्य मतलब आंखें क्या होती है, महान होती है, इसलिए आंखों के द्वारा किसकी रचना, हमीर महाकाव्य की। किसके द्वारा, नयनचंद्र के द्वारा। हमीर रासो, ठीक है ना, रासो और सारंगधर, ठीक है ना। और हमीर हट, हट को किसने धारण की थी, चंद्रशेखर ने। इसके लिए हमीर हट की रचना किसने की, चंद्रशेखर ने की थी, ठीक है ना। इस प्रकार से तीनों किताबें आप अच्छे से याद रखना और आपके रणथंभौर के चौहान क्या होता है, कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। हमीर को एक विद्वान शासक के रूप में और प्रसिद्ध शासक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। धन्यवाद, आगे बने रहिए आप। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहानों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।